यूरोप में राष्ट्रवाद क्लास 10 इतिहास विषय का फर्स्ट चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद, उसके बारे में जानेंगे। इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। तो सबसे पहले यूरोप में राष्ट्रवाद को जानने के लिए हमें क्लास 9 का फ्रांस की क्रांति कुछ समझना पड़ेगा। एक फ्रांस यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत 1789 फ्रांसीसी क्रांति से हुई। तो उसे डिटेल से समझते हैं, बढ़िया से आपको पूरा समझ में आएगा और आप क्लास 10 को का यूरोप में जो राष्ट्रवाद है उसका प्रश्न का उत्तर अच्छी तरह से बना लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आप गौर से देखिएगा। सबसे पहले यूरोप महादेश में फ्रांस एक देश है, वहीं से इसकी शुरुआत हुई। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। पहले फ्रांस का राजा था, बुर्बो वंश का राजा था। फ्रांस में राजा बुर्बो वंश सबसे पहले हम 1614 से बात करेंगे। 1614 से राजा था लुई 14वां। ये ध्यान रखिएगा कि लुई शब्द हर राजा, फ्रांस के जितने भी राजा बुर्बो वंश के थे सबके लुई शब्द सभी मिले थे। लुई तो लुई 14वां ये एक ऐसे राजा थे जिन्होंने अपने आप को कहा मैं ही राज्य हूं। ये कथन बहुत बार पूछा जाता है, मैं ही राज्य हूं, मैं ही राज्य हूं। ये बोलता था कौन? लुई 14वां। बहुत ही निरंकुश शासक है। निरंकुश का अर्थ होता है उसके ऊपर कोई अंकुश नहीं लगा सकता है, वो जो बोल दिया वही कानून है। काफी निरंकुश राजा था। जो भी इसके खिलाफ कुछ कोई बोलता था उसको ये गिलोटिन चढ़ा देता था। गिलोटिन एक ऐसा मशीन था जिससे मनुष्य का सर एक तरफ और धड़ एक तरफ में एक तरह से फांसी नहीं दिया जाता था, उसके सर और धड़ को अलग करने का एक यंत्र था, गर्दन काटने का एक यंत्र था जिसका नाम दिया गया था गिलोटिन। ये फ्रांस की थी। निरंकुश राजा था इसका कौन? लुई 14वां। एक निरंकुश राजा था, उसके ऊपर कोई लगाम नहीं लगा सकता था, वो जो बोल देता था वही काम। एक बार की बात है, एक आदमी झगड़ा करते हुए, दोनों में लड़ाई झगड़ा हुआ तो फैसला करने के लिए राजा के पास आया। तो राजा को बोला भाई ये दोनों लड़ गए हैं, कुछ माथा फूट गया। तो कहा कोई बात नहीं, माथा फूट गया है, जिसका माथा फोड़ा उसको इसने क्या कर दिया, कहा इसको गिलोटिन चढ़ा दो। फिर एक दूसरा केस आया जिसमें एक आदमी ने एक का मर्डर कर दिया, उन्हें जान से मार दिया। और उसके बाद वो आया, बोला देखिए महाराज इसको तो ये जान से मार दिया, कोई बात नहीं इसको छोड़ दो। तो तीसरा आदमी बोला कि महाराज उसको केवल माथा फोड़ा था, उसके लिए उसको आपने जान से गिलोटिन चढ़वा दिया, ये किसी का मर्डर कर दिया और आप इसको छोड़ दे रहे हैं। कल कह इसको धरो, इसको गिलोटिन चढ़ाओ इसको। अर्थात जो तीसरा बोला उसको गिलोटिन चढ़ गया। तो आदमी में एक तरह का हड़कंप मच गया, कि कोई किसी के बारे में बोलता ही नहीं था। जो राजा करता था वो करने देता था डर से, क्योंकि अगर हम कुछ बोलेंगे कहीं हमें भी ना गिलोटिन चढ़ा दे। तो ये राजा का आतंक था। इसके राज में जब तक ये शासन किया लुई 14वां, तब तक कोई क्रांति फ्रांस में नहीं हुआ। फिर बाजी अब आया लुई 15वां। लुई 15वां भी जस्ट इसी के तरह कार्य किया, इसके भी समय कोई क्रांति नहीं हुई। अब आया लुई 16वां। ये लुई 16वां के समय से ही कहानी कुछ बदला। लुई 16वां राजा तो बेचारा ठीक था, परंतु इसकी रानी जो है काफी खर्चीली थी।
जो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी, ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंटवानेट ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी, मेरी एंटवानेट। ये काफी खर्चीली थी, जिससे बेचारा इस लुई 16वां का शादी हुआ था। और इस समय जब लुई 16वां का शासन था तो फ्रांस की जो है आर्थिक स्थिति काफी खराब हो गई थी। फ्रांस की आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई थी। दयनीय का अर्थ हुआ अच्छा नहीं था, खराब हो गया था। तो मंत्रियों से पूछा कि भाई कोई उपाय बताइए कि फ्रांस की स्थिति अच्छा क्यों हो। तो उनके जितने भी सलाहकार थे उन्होंने बोला कि सबसे पहले तो आप अपनी रानी से कहिए कि वो फिजूल खर्च करना बंद करे, अपने खर्च में कमी करे। इससे रानी भड़क गई। इससे रानी क्या हुआ, भड़क गई। कहा मैं अपनी खर्च को कमी नहीं करूंगा। तो कहा चलो ये अगर नहीं करते तो आपको कर में बढ़ोतरी करना पड़ेगा। कर अर्थात टैक्स, ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। तो टैक्स फ्रांस में ऐसे बढ़ाने का कोई नियम नहीं था। अब टैक्स बढ़ेगा तो स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाना पड़ेगा, स्टेट जनरल की मीटिंग। तो ये क्या होता है पहले इसे समझते हैं कि फ्रांस का समाज के बारे में भी पहले समझते हैं। फ्रांस का समाज 3 भागों में बटा था। फ्रांस का समाज कितने भागों में बटा था, 3 भागों में। जैसे अपने यहां भारत में समाज बड़ा बटा हुआ है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उसी प्रकार फ्रांस में भी समाज जो बटा हुआ था वो 3 भागों में। पहला था पादरी, दूसरा था कुलीन और तीसरा था सर्व साधारण। ये पादरी जो पूजा पाठ, जैसे हमारे यहाँ पंडित हैं तो वहां पर जो चर्च में जो पूजा करते थे उसे पादरी कहते थे। पादरी में भी 2 पादरी होते थे, एक बड़े पादरी, एक छोटे पादरी। बड़े पादरी के पास कुछ विशेष अधिकार होता था, छोटे पादरी बेचारा उतना कुछ नहीं। फिर कुलीन कौन होते थे, तो राजा के जो मंत्री होते थे, राजा के जो संबंधी होते थे वो कुलीन वर्ग में आते थे। और सर्वसाधारण जो इसके बारे में जो बच गया, व्यापारी, मजदूर, किसान, डॉक्टर, इंजीनियर जो भी हैं वो सर्वसाधारण में आते थे। यह ऐसा था फ्रांस की स्थिति, फ्रांस का समाज ऐसे थे। तो ये जो दोनों देख रहे हैं, पादरी और कुलीन, ये दोनों को टैक्स नहीं देना पड़ता था, टैक्स नहीं देते थे। अर्थात टैक्स नहीं देते कौन, कुलीन और पादरी। और टैक्स देते कौन थे, तो केवल सर्वसाधारण। तो टैक्स, अब यहां से क्या हुआ, फ्रांस की समाज तो हो गए, ये 3 भागों में बटा हुआ था। अब ये टैक्स तभी बढ़ता जब स्टेट जनरल की बैठक होती है। स्टेट जनरल फ्रांस का पहले कोई भी जगह, फ्रांस क्या हमारे यहाँ, हमारे देश भारत में अगर किसी तरह के टैक्स बढ़ाना हो, संसद मीटिंग, लोकसभा में पारित होता है, राज्यसभा में भी जाता है, तब कोई कानून बनता है। उसी प्रकार फ्रांस का जो संसद था, फ्रांस के संसद के बारे में जानते हैं। संसद, फ्रांस की संसद 2 भागों में थे। पहला था पार्लियामेंट और दूसरा था स्टेट जनरल। स्टेट जनरल अगर कुछ छोटा मोटा कार्य के लिए बुलाया जाए, कोई कानून, छोटा मोटा कानून बनाया जाए, तो ये पार्लियामेंट बैठक कर लेती थी। पार्लियामेंट में भाग कौन लेता था, इसमें लेता था कुलीन और सर्वसाधारण, और कुलीन और पादरी, यही दोनों मिलके पार्लियामेंट की बैठक होती थी, जिसमें कुलीन भाग लेता था, पादरी भाग लेता था, राजा लेता था। और उसके बाद मीटिंग हुआ, कुछ चला, गपशप चला, बिल पारित, जो भी कुछ कानून बनाना था बना लेता था, और ये काम चल रहा था। ये काम 1614 से कभी मीटिंग हुआ ही नहीं था, उस समय से ये काम चल रहा था। फ्रांस का समाज या फ्रांस का राजा का काम ऐसे ही चल रहा था, कभी जरूरत नहीं पड़ा। परंतु जब टैक्स बढ़ाने की बात होती थी
तो इसमें तीनों भाग लेना पड़ता था। स्टेट जनरल की बैठक बुलाई जाती थी, जिसमें कुलीन भी भाग लेगा, पादरी भी भाग लेगा और सर्वसाधारण भी भाग लेगा। तभी स्टेट जनरल की बैठक होगी और तभी आपका टैक्स बढ़ाने का काम किया जा सकता है। चलिए बच्चों, आपको बेहतर तरीका से समझ में आया होगा, समझ रहे होंगे, मुझे उम्मीद है, जैसे मैं आपको बता रहा हूं। केवल आप सुनते जाइएगा, आपको सभी समझ में आ जाएगा। तो कुलीन की 300 संख्या, कुलीन की संख्या कितनी होती थी? 300। पादरी की भी संख्या 300 होती थी और ये सर्वसाधारण की संख्या 600 होती थी। स्टेट जनरल की जब बैठक होती थी और इससे एक प्रतिनिधि निकल के आएगा, इससे भी एक प्रतिनिधि, इससे भी एक प्रतिनिधि, सभी वोट देंगे और तब कोई बिल पास होगा या कोई कानून पास होगा। स्टेट जनरल में कहने का अथवा 300 आदमियों में आपको एक आदमी चुन के देना है और वही एक आदमी ही केवल वोट करेगा। ये पादरी भी 300 में से एक आदमी को भेजेगा और एक आदमी वहां वोट करेगा और ये सर्वसाधारण में 600 में से एक ही आदमी जाएगा, ये भी वोट करेगा। तो कभी जब टैक्स बढ़ाने की बात हो तो क्या कुलीन और पादरी कभी भी टैक्स बढ़ाने के फेवर में, ये इसके फेवर में कभी वोट देंगे? कभी नहीं देंगे। तो इस प्रकार से ये दोनों एक एक वोट दे के दो करके कोई भी बिल पास कर लेता था। परंतु यहां पर इसने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप सब भी 300 है, 300 वोट दीजिए, आप भी 300 है, 300 वोट दीजिए, हम भी 600 है, 600 वोट दीजिए, क्योंकि आप सब तो टैक्स देते नहीं है, टैक्स तो हमें देना पड़ता है। तो अब ऐसा नहीं होगा, टैक्स सभी को देना पड़ेगा। इससे ये सब नाराज हो गया कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये सब तो बैठ के खाने का काम करता था, टैक्स उसे देने का काम करता नहीं था। कहा क्यों? क्योंकि इसमें भी सारे पादरी गरीब अमीर नहीं है, कोई पादरी गरीब है, वो हमारे तरफ से जैसे वोट देगा हमारा वोट ज्यादा हो जाएगा और सब पर टैक्स लागू होगा, ये हम चाहते हैं। परंतु ये सब ऐसा चाहता नहीं था, ये सोचता था टैक्स तुम सब दो, हम सब केवल फायदा उठाएंगे, कुछ टैक्स वैक्स हम देंगे नहीं। तो ये स्टेट जनरल से इससे अब आगे कहानी चलाते हैं, इसको पहले मिटाते हैं। प्रथम जो स्टेट जनरल की बैठक हुई थी, प्रथम स्टेट जनरल की बैठक, प्रथम स्टेट जनरल की बैठक हुई थी, प्रथम बैठक स्टेट जनरल की बैठक 5 मई 1789 को हुआ। 5 मई 1789 को। परंतु ये बैठक सफल नहीं हुआ, क्योंकि इसमें जो बोला गया उस पर वो सहमत नहीं था, तो ये तो खारिज हो गया। फिर दोबारा हुआ 20 जून 1789 को। इस बार राजा थोड़ा सा बंदोबस्त करके था कि अगर कुछ गड़बड़ी हुई तो आपकी बार छोड़ा नहीं जाएगा। इसलिए तीसरे जो सर्वसाधारण लोग थे वो भी बड़ा सियाना निकला, वो भी वहां गया ही नहीं और इसने टेनिस कोर्ट में, सभी देखा माहौल, और टेनिस कोर्ट में, बाहर में एक टेनिस कोर्ट था, मैंने टेनिस खेलने का मैदान, टेनिस कोर्ट में ये सभी बैठ के कुछ अपने तरफ से बैठा, कहा हम सब अब यहीं पर अपना असेंबली मान लेते हैं और यहीं पर अपना बैठक करके हम खुद ही अपने संसद का घोषणा करते हैं। और इसने टेनिस कोर्ट में बैठक करके एक, अब पहले स्टेट जनरल होता था, स्टेट जनरल बोला जाता था, इसको अब खत्म करके अपना एक नाम ले लिया, नेशनल असेंबली, अपना नेशनल असेंबली। ये स्टेट जनरल को नाम चेंज करके नेशनल असेंबली कर लिया। क्या हमारा स्टेट जनरल खत्म करो, हम नेशनल असेंबली घोषित करते हैं और हम अपने से ही कोई कानून या पारित करेंगे, बनाएंगे, जो भी करेंगे हम अपने से करेंगे, हम राजा की बात को नहीं मानते। इसने ऐसा कर दिया। अब जब ये ऐसा कर दिया और सभी ने कहा कि जो एक काम करना है, ये जो बास्तिल का किला है इसको ढाई देना है,
जैसे कि कोई कह दे कि लाल किला को ढाया जाए, अगर लाल किला में कोई अधिकार कर लिया, समझिए भारत पर अधिकार हो गया। एक ही तरह से, उसी तरह से था एक बास्तिल का किला जो फ्रांस में पॉपुलर था, राजा की एक निशानी था, राजा की एक पहचान थी कि अगर इस पर कोई अधिकार कर लिया तो समझो फ्रांस पर अधिकार उसका। तो इसने इसके लिए 14 जुलाई 1789 को, 14 जुलाई 1789 को बास्तिल के किला पर आक्रमण कर दिया। बास्तिल का किला पर आक्रमण करके उसे ध्वस्त कर दिया और वहां से सभी जितने भी बंदी, ज्यादातर उतनी बड़ा किला था और 5-6 को वहां पर केवल रखा गया था बंदी बना के, समझिए। तो ये बास्तिल का किला जो राजा का एक चिन्ह था उसको ध्वस्त कर दिया, कौन? फ्रांस के लोगों ने, सर्वसाधारण लोगों ने, और अपना अधिकार जमा लिया। अब वहां से राजा का संविधान, अब राजा जो खत्म हो गया, क्योंकि वो किला जीत लिया तो वहां का राजा का अधिकार समाप्त हो गया। और उसके बाद इन सब ने मीटिंग किया कि भाई राजा कौन बनेगा। कहा राजा उसी को बनाया जाए, लुईस 16वां को ही बनाया जाए, परंतु अब वो अपने तरफ से निरंकुश तरीका से काम नहीं करेगा, हम संविधान बनाएंगे कि कानून के तहत उसको चलना पड़ेगा। तो पहले राजतंत्र था, अब आया संवैधानिक राजतंत्र। संवैधानिक राजतंत्र का अर्थ हुआ कि राजा तो रहेगा, राजा ही शासन करेगा, परंतु वो नियम कानून से चलेगा, जो हम सब बनाएंगे उसी टाइप से उसको चलना पड़ेगा। इसी को कहते हैं संवैधानिक राजतंत्र। तो अब संवैधानिक राजतंत्र के द्वारा, संवैधानिक राजतंत्र से लुई 16वां को ही राजा बनाया गया। ठीक, ये बात समझ में आ गया। अब लुई 16वां तो राजा बन गया, उसके बाद इसने कहा एक नियम लाते हैं। कहा ठीक है भाई बना दिया, कोई बात नहीं। एक नियम लाते हैं कि जो टैक्स देगा वो सक्रिय नागरिक होगा, अर्थात उसको वोट वोट देने का मौका मिलेगा, वोट वोट देगा। और जो टैक्स नहीं देगा, पहले तो वो बोला जिसको भाई टैक्स देना है वो दो, जिसको टैक्स नहीं देना है वो टैक्स नहीं दो। ये क्या कहा, एक बिल आया जिसमें बोला जिसे कर देना है वह कर दे, वह कर दे, और जिसे कर नहीं देना है, जिसे कर नहीं देना है वह कर ना दे, वह कर ना दे, कोई दिक्कत नहीं। परंतु जो कर देगा, जो कर देगा वह सक्रिय नागरिक होगा, नागरिक। और जो कर नहीं देगा वह निष्क्रिय नागरिक होगा, वह निष्क्रिय नागरिक होगा। बस, अर्थात उसे वोट देने का कुछ सरकारी फायदा होगा उसको नहीं मिलेगा। यहीं से फ्रांस का समाज, फ्रांस का समाज दो भागों में बट गया। यही सुबह ध्यान से, एक राजा के पक्ष में, एक राजा के विपक्ष में, एक राजा के पक्ष में, एक राजा के विपक्ष में। जाहिर सी बात है कि कोई विपक्ष होगा तो कोई पक्ष होगा। राजा के जो पक्ष में था ये जेकोबियन, राजा के जो पक्ष में था जेकोबियन, जेकोबियन दल था जो राजा के पक्ष में था, और इसका अध्यक्ष बनाया गया बिन्सो को। और राजा के विपक्ष में जो था वो था जेकोबियन, एक था
रॉब्सपियर, ये जीरनदिस्तो, जीरनदिस्तो दल से रॉब्सपियर था, रॉब्सपियर, रॉब्सपियर। एक था विपक्ष, एक था पक्ष। कुछ समय बाद, कुछ समय के बाद रॉब्सपियर ने, रॉब्सपियर्स ने बींसो की हत्या कर दिया, जो कि जेकोबियन दल का अध्यक्ष था, उसको मरवा दिया। बींसो की, समझते जाइएगा कि हत्या कर दिया, हत्या कर दी, इसको मरवा दी। फिर रॉब्सपियर ने क्या किया कि लुईस सोलामा जो राजा था उसकी भी हत्या करवा दी। लुईस सोलामा को भी गिलोटिन चढ़ा दिया, हत्या की गिलोटिन चढ़ा दी। चढ़ा दिया, ये भी मरवा दिया इसको भी। और क्या, रानी को भी गिलोटिन चढ़ा दिया, रानी को भी, लुईस सोलामा को भी गिलोटिन चढ़ा दिया और रानी को भी। इसने जितने भी विपक्ष में, जितने भी इसके विपक्ष में थे, सबको खोज खोज करके सबको गिलोटिन चढ़ाया। अर्थात गिलोटिन समझ रहे हैं ना, एक ऐसा मशीन जिसके ऊपर बैठा दिया जाता था, मुंडी ऐसे करके ऊपर से उसको टपका देता था, सर अलग धड़ अलग। मशीन इतना भारी था, एक तलवार इस तरह भारी था कि उसको छोड़ता तो खट से लगता था। 1-2 क्विंटल का मशीन तलवार था। अब बताइए 1-2 क्विंटल का तलवार जब मुंडी के ऐसे बिछा खड़ा करके एक रखता था और उसके ऊपर ऐसे रख दिया और ऊपर से गिरा देता था, खट से मुंडी अलग धड़ अलग। इस तरह से उसने एक साल में इसने लगभग 20,000 लोग को गिलोटिन चढ़ा दिया, 20,000 लोग को गिलोटिन चढ़ा दिया। अब तो भाई पूरा फ्रांस में, इसको मिटाते हैं, पूरा फ्रांस में एक तरह का जो है हड़कंप मच गया। कोई कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं, कोई विपक्ष में कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं था। जो कर रहा है करने दो। रॉब्सपियर का जवान, रॉब्सपियर पूरा फ्रांस में तहलका मचा दिया और इसे आतंक का, पियर्स के काल को आतंक का काल कहा जाने लगा, आतंक का काल। बताइए, वाकई बात सही है भाई। जब इतना आदमी विपक्ष को बोलने के लिए तैयार है, किसको गिलोटिन चढ़ना है, आतंक का काल कर दिया। कुछ समय बाद रॉब्सपियर को भी गिलोटिन को चढ़ा दिया, रॉब्सपियर की भी हत्या हुई। ये समझिए, रॉब्सपियर की भी हत्या हो गई, हत्या कर दिया। अब फ्रांस में शांति है, कहा ठीक हुआ भाई, अब कुछ शांति महसूस कर रहा था। उसी समय अब यहां से आपका क्लास 10 का यूरोप में राष्ट्रवाद नेपोलियन का एंट्री होता है 1794 में। अब नेपोलियन बोनापार्ट अब आता है, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन बनना 1794 ईस्वी। नेपोलियन ने आते के साथ बोला, भाई इसने एक नारा दिया, विश्व बंधुत्व का नारा दिया कि सभी देश के लोग भाई भाई है, सब मिलजुल के रहना है, सबको शांति बनाए रखना है। ये किसी प्रकार तो सत्ता, ये भी सत्ता चाहता था किसी प्रकार के लोगों को भ्रमित करके। पहले इसने इस तरह का नारा दिया और सभी को बोल बोल के किसी प्रकार से अपने फेवर में किया और इसने भी फ्रांस की गद्दी पर बैठने का काम किया। तो इसने फ्रांस में भाईचारा, विश्व बंधुत्व का नारा
शांति की बात की और अपने आप को लोगों के बीच प्रतिष्ठित, ताकि लोग मुझे चाहे, पसंद करें, ऐसा इसने ड्रामा किया। और कहा फ्रांस के समाज को 3 ही लोग चलाएंगे। ज्यादा लोग की जरूरत है, देश को चलाने के लिए ज्यादा लोग की जरूरत नहीं है। अगर ज्यादा लोग रहेंगे तो ये देश अच्छा से नहीं चलता, वो देश विकास नहीं करता। ये मॉडल चेंज ही करती है। फ्रांस को केवल 3 लोग चलाएंगे, केवल 3 ही लोग चलाएंगे, ज्यादा चलाने की जरूरत नहीं। तो इस प्रकार उसने कुछ अपना मॉडल पेश किया और लोग कहा ठीक है भाई, कोई बात नहीं, ठीक है। उसके बाद 1804 में, अब यह इसका स्टार्ट, 1804 में वहां के वहां के राष्ट्रपति जो था दिन सबको मरवा दिया, अपने आप को मेन हेड बना दिया और स्वयं को घोषित कर लिया 1804 में, जो मैं राजा घोषित कर लिया, अपने आप को राजा घोषित किया। कब? 1804 में। फिर क्या हुआ? 1806 में इसने जर्मन राइन संघ की स्थापना की। जर्मन राइन राजसंघ की स्थापना की। ये क्या है जर्मन? मैंने जर्मन का बहुत सारे प्रदेश को जीत लिया। जर्मन भी 300 भागों में 300 भी छोटे छोटे भागों में बटा हुआ था। उसने सबको एकत्रित करके अपने गुट बना लिया, 30 को कर दिया 300। उसके बाद उसने वहां पर एक कहा कि ये एरिया मेरा है। जर्मन का बहुत सारे प्रदेश को जिसने जीत लिया था। 1806 में जर्मन राइन संघ की स्थापना किया। फिर उसने अब 1804 में, 1806 में, फिर 1812 में मास्को अभियान चलाया। 1812 में मास्को अभियान। ये मास्को अभियान क्या है? मास्को अर्थात रूस को जीतने का दिमाग लगाया। रूस की राजधानी मास्को है ना, तो मास्को अभियान किया। क्या चलो रूस को जीतते हैं, बड़ा प्रदेश है रूस, उसको भी जीतते हैं। मास्को अभियान चलाया 1812 में। तो वहां के राजा को पता था कि भाई फ्रांस से जीतना इतना आसान नहीं है। तो वहां के राजा ने कहा कि अगर वो आक्रमण करता है तो तुम सबको पीछे हटते जाना है, और सामान जितना खाने पीने का है सबको लेते हुए पीछे जाना है। अगर नहीं ले जा पा रहे हो तो उसको जला देना है। ये दिमाग दिया कौन? रूस के राजा ने। तो बस वैसा ही किया। इसके जितने भी सैनिक थे, उसको गया जैसे इस भागते गया बेचारा, उसके ऊपर उतना उसके पास हथियार नहीं था, जो भागते गया और सब सामान को जला दिया। फ्रांस के जितने भी सैनिक थे, उसको वहां गया तो उसका सामान खाने के लिए कुछ मिलता नहीं था। तो सभी ने बोला नेपोलियन कि हम तो यहाँ पर भूखे मर रहे हैं, यहाँ तो सब सामान को जला दे रहा है, हमें कुछ खाने के लिए नहीं मिल रहा है, अब हम इससे आगे नहीं जा पाएंगे। तो नेपोलियन कहा कोई बात नहीं, वहां से घूम जाओ। इस तरह से जो भूखे, वहां पर आधा सैनिक भूखे मर गए, क्योंकि भाई सब सामान को जला दे रहा था, कुछ को ले भाग जाता था, कुछ को जला दिया जाता था। तो इस प्रकार से उसने क्या देखा? अब दूसरे देश देखता है कि अब फ्रांस के पास वैसा दमखम नहीं है, क्योंकि वो उसको जीत नहीं पाया। ये दुनिया में ऐसा संदेश फैल गया। तो बस 1813 में फिर एक युद्ध हो जाता है। 1813 में युद्ध हुआ, लिप्चिंग का युद्ध। लिप्चिंग का युद्ध में नेपोलियन की हार होती है। 1813 में लिप्चिंग का युद्ध में नेपोलियन हार जाता है और उसे एल्बा द्वीप पर भेज देता है।
कहाँ द्वीप पर भेजता है? एल्बा द्वीप पर, पकड़ के उसको एल्बा द्वीप पर भेज दिया। फिर कुछ दिनों के बाद एल्बा द्वीप से वो धीरे धीरे आता है कि भाई चलो, अरे भाई हम पूरा जहाँ तुम सब तो ले ही लिया, फ्रांस में हमारा तो है, फ्रांस वहाँ से आया धीरे धीरे वो, कहा फ्रांस तो कम से कम मेरा है, चलो भाई हम तुम सब जो जो जीते हैं उसको छोड़ देते हैं, हम फ्रांस का राजा रहते। 1800 वो आके ऐसा बोला, कहा ठीक है। परंतु उसने सारे जितने भी आसपास के जो देश के थे सबको बोल दिया कि आया है ये जरूर कुछ गड़बड़ करेगा, ऐसा सब में शंका था। बात सही भी हुआ। 1814 में फिर युद्ध हो गया। 1893 में किया, 1814 में फिर युद्ध हो गया, वाटरलू का युद्ध, वाटरलू का युद्ध। और इसमें फिर नेपोलियन हारा, नेपोलियन फिर हारा, नेपोलियन फिर हारा। और इस बार इसको सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया, सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया, और बेचारा वहीं पर अंतिम माने वहीं पर उसकी मृत्यु भी हो गई। इस प्रकार नेपोलियन का अंत हो गया। अब यहां से चलेगा 1815 वियना सम्मेलन, वियना सम्मेलन। और ये वियना सम्मेलन मेटरनिक के द्वारा किया गया, क्योंकि ये सारे युद्ध भी उसी के माध्यम से हुआ और जीता भी वो सब देश मिल के। तो 1815 में वियना सम्मेलन जो हुआ, वहां से हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में यहाँ से आपको बताऊंगा कि फिर क्या हुआ। आपको एक फिल्म जैसा महसूस होगा, कोई आपको बोर नहीं महसूस होगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।